सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ज़िला खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन से मुताल्लिक वफाक और सूबे के अंदर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत पर और इदारों पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि वो ज़बरदस्ती नकल मकानी करवा रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की तरफ से वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सख्त उसका बयान का जवाब दिया और तरदीद की। और बयान में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई नकल मकानी नहीं कराई जा रही, IBOs जो हो रहे हैं उसी तरीके से चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। हालांकि हमारी तरफ से इस तरह की कोई चीज़ नहीं की गई, लेकिन फिर भी इदारों के ख़िलाफ़ एक मज़मूम साजिश हो रही है जिसको हम नाकाम बनाएंगे और किसी भी किस्म की जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा होता है उसको आइनी और कानूनी तरीके से जो है वो देखेंगे और इस मसले को हल करेंगे। दूसरी तरफ जो है सिक्योरिटी ज़राए से मुताल्लिक भी जो है वहाँ पर जो बातें की गई उनकी तरफ से भी ख़बरें आई। बताया गया कि ये जो नकल मकानी वाली बात है ये दुरुस्त नहीं है और कोर कमांडर के किरदार के हवाले से सख्ती से तरदीद की गई है कि ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मुआहदा उसके अंदर वो उसका हिस्सा नहीं बने, बल्कि ये इख्तियार दिया गया कि जिरगा ख़ुद फ़ैसला कर ले, सूबाई हुकूमत और मकामी लोग ख़ुद फ़ैसला कर लें कि कैसे इस मसले को जो है वो रिज़ॉल्व करना है। जो ज़बरदस्ती दस्तखत कराने की बात है जिरगा मेंबरान से, उसकी तरदीद की गई है। सिक्योरिटी ज़राए ने यह कहा है कि अगर ऑपरेशन ज़बरदस्ती करना होता तो फ़ौज सितंबर या अक्टूबर के महीने में ये ऑपरेशन कर सकती थी, तो इसलिए ऐसी कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया है। सूबाई हुकूमत और जिरगे को मुशावरत का इख्तियार दिया गया था और जिस बात को जिरगा प्रोसेस से कोर कमांडर की जोड़ा जा रहा है वो बात दुरुस्त नहीं है। 28 अक्टूबर को DC खैबर पख्तूनख्वा ज़िला खैबर के जो DC हैं उन्होंने भी बता दिया था कि नकल मकानी होनी तैयारी करे, सूबाई हुकूमत ने इसकी तैयारी नहीं की। तो ये तमाम सूरत हाल है। इसके अंदर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जो पोजीशन ली हुई है, कुछ इदारों पर इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिरगा बुलाने की बात की है। जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगाए गए हैं, अब देखना ये है कि क्या वफाकी हुकूमत इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए किसी जानिब बढ़ रही है, ये जो इमरजेंसी या गवर्नर राज की बातें हो रही थी चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। और सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, साजिश की जा रही है मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस्लामाबाद आने की तैयारी भी करें। मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर सच बोला जा रहा है, कहाँ पर गलत बयानी की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या होने जो है वो जा रहा है, क्या होगा, सो क्या सूरत हाल रहेगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हुज़ैफ़ा रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है शफ़क़त अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर इत्तलात ने नोटिस तो लिया है वज़ीर आला के बयान का और उस बयान की तरदीद भी की है कि उन्होंने जो कहा है कि वफाकी हुकूमत ने दबाव डालकर नकल मकानी करवाई है तीरा के लोगों को, वादी तीरा खैबर की जो उन्होंने बात किया। लेकिन ये जो आपकी हुकूमत है, क्या ये जिस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, एक कहा गया है कि जो कैंपेन चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, सो किस कॉन्टेक्स्ट में इस बयान को आपकी हुकूमत देख रही है और क्या एक्शन लेगी आपकी हुकूमत इस पर? जिस तरह का वज़ीर आला साहब ने जो बयान दिया, बड़ा गैर जिम्मेदारानी बात है कि वफाकी हुकूमत ने ज़बरदस्ती किसी को निकाल दिया। दूसरे अल्फाज में आप वफाकी हुकूमत नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे उंगली उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो इस मुल्क में एक इकाई की हैसियत रखती हैं, जिन्होंने एक बॉन्डिंग फोर्स है, जिन्होंने चारों सूबों और मरकज़ को जो है वो एक बॉन्ड के तौर पर इकट्ठा किया हुआ है। और जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे दिफा को भी नाकाबिल तस्लीर इसी फौज ने बनाया है, जिस तरीके से ऑपरेशन इमरान मरसूस में जो किरदार था इस फौज का, तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये कोट किया जा रहा है कि वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या फेडरल गवर्नमेंट की वजह से निकाला जा रहा है और इस तरीके की, मेरे ख्याल से गलत बात है। जितने भी मुहाजिरीन हैं, पहले भी उन्हें अगर उनके इलाकों से नकल मकानी पर वो मजबूर हुए, ऑपरेशन की वजह से उनको सेटल भी किया गया और पूरी सपोर्ट भी फराहम की गई और सूबाई हुकूमत जो KPK की है उनको सवाल से फंड्स भी दिए गए। वज़ीर आला की पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा इस तरह की बात करे तो मेरे ख्याल से काबिल गिरफ्त बात है। जो भी पीका के तहत या जो भी लॉ ऑफ लैंड मौजूद है उसके तहत हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिलसिला
अब रुकना चाहिए और इसे रोकने के लिए जो हमें इकदाम करना पड़े हम करेंगे। पहले हम सियासी हवाले से चाह रहे थे कि सियासी बात करें, एक नंबर में देखा कि सियासी हवाले से नहीं रुक रहे। अब इन्हें रोकने के लिए हमें ज़ाहिर है जो लॉ ऑफ लैंड है उसके तहत हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर को। ओके, शफकत साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, हुज़ैफा रहमान साहब कह रहे हैं कि हम सियासी बात आपके साथ करते रहे लेकिन आप लोग जो है वो उस बात को समझ नहीं पा रहे और अब हमें जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ज़ाहिर है ही इज़ रेफरिंग टू पीका। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ज़रा ये समझाएं कि जब डीसी वहाँ के ये बात अक्टूबर में इंटीमेट कर चुके थे कि ये एक एक्सपेक्टेड माइग्रेशन होगी, यहाँ से नकल मकानी हो सकती है, सो ऐसे वक्त में बजाय इंतज़ामात करने के, जो कि डीसी ज़ाहिर सूबाई हुकूमत के मातहत हैं, ऐसे वक्त में इंतज़ामात करने के, मुतबादिल इंतज़ामात करने के लिए हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए था। हुकूमत ने उल्टा इदारों के ख़िलाफ़ और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ये इतनी डिठाई से झूठ बोलते हैं कि शर्म भी नहीं आती आदिल साहब, कि इनका एक वजीर है ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, वो असेंबली में खड़े होकर कह रहा था कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और करेंगे। अताउल्लाह तारड़ कह रहा है कि हम वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, और DGISPR साहब कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, कोई हमें रोक के दिखाए। वहां से लोग इतनी सख्त मौसम में क्या खुद नकल मकानी कर रहे हैं? क्या इस वक्त उन्हें क्या जरूरत है कि वो अपनी जान को और अपने बच्चों को खतरे में डाले? वहां से उनको ये नकल मकानी पे मजबूर भी कर रहे हैं और साथ ये भी कहते हैं कि हम तो नहीं कर रहे। किसी एक बात पे ये रहे, ये किस किस्म की हुकूमत है? ये किस किस्म का निजाम चलाना चाहते हैं कि झूठ पे झूठ बोली जा रही है और फिर इतना तजाद कि एक इनका वजीर कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, फौजी क़यादत कुछ कह रही है। इसलिए इनको कम अज कम यहाँ पे आके बैठने से पहले अपने जो वज़रा है उनका तो कम अज कम पता होना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। ओके, हुज़ैफा साहब वो कह रहे हैं आप अपने पहले वज़रा की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लें, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, बट ज़ाहिर है आप उनके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहेंगे। लेकिन मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि एक सूबे के वज़ीर आला इस हद तक जाकर अब बात कर रहे हैं कि मैं अपनी अफरीदी कौम और मैं पख्तूनों को जिरगा बुलाऊंगा और नई हिकमत अमली बनाऊंगा, सो वफाकी हुकूमत अभी भी सिर्फ यही कहेगी कि हम इस मसले को देखेंगे आइन और कानून की रोशनी में, या इसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकालना है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अब इस नतीजे पे पहुंचे? क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस किस्म की डिबेट्स के बाद जब हंगामा खड़ा हो जाता है तब मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है। वो जिस तरफ चीज़ों को ले जा रहे हैं आपने उसको अब काउंटर कैसे करना है, एक, और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप लोगों के बयानात में मुतजाद बयानात हैं और गलत बयानी कर रहे हैं आपके वज़रा। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं 2-3 गुजारिशात करूंगा। मैं कोई ऐसी गैर पार्लिमानी बात नहीं करूंगा जिससे दोनों तरफ तलखी बढ़े। लेकिन देखें आदिल साहब, आपको अरसा हो गया जश्त की खाक छानते हुए, आपने वार रिपोर्टिंग्स भी की हैं। अगर KPK में अमन आया था, ऑपरेशन राय रास्त हुआ, ऑपरेशन राय निजात हुआ, वो मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से आया था। कई हमारे जवान शहीद भी हुए थे और अफवाज पाकिस्तान ने एक पुरअमन KPK तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दिया था। 2013 में आपको याद होगा जब हम फेडरल में हुकूमत में आए थे तो 2 मुसलसल ऑपरेशन के बाद सवात हो गया, ये सवाबी हो गया, ये वादी तीरा हो गया, सब पुरअमन इलाके थे। और उसके बाद पिछले 12 सालों में जो कुछ भी तहरीक इंसाफ ने किया मैं उनके ऊपर डालूंगा नहीं, लेकिन आप ये देखें कि इस हकीकत को दोनों फरीक मानते हैं। यानी तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वादी तीरा हो या ये इलाके हो, यहाँ पर तालिबान आकर आबाद हुए, लेकिन ये PDM दौर में हुए, और हम ये कहते हैं कि लोग आबाद जो हुए हैं ये बेसिकली तहरीक इंसाफ के दौर में हुए। लेकिन दोनों बातों को अगर आप एक तरफ रख दें, हम दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि TTP के दहशतगर्द जिन्हें अफगानिस्तान से सपोर्ट फराम की जा रही है, अमरीकी असला जो छोड़कर गई अफगान फोर्सेज, वो ये यूज करते हैं। हमारे 80,000 से ज्यादा फौजी जवान जो है इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, कुछ सिविलियन शहीद हुए हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि इसका हल दोबारा ऑपरेशन ही है। इन्होंने कहा नहीं ऑपरेशन ना करें, हम मुज़ाकरात करें। हम अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए गए जिसमें टर्की हमारे साथ बैठा, कतर हमारे साथ मौजूद था, लेकिन मेज के ऊपर अफगान तालिबान किसी एक बात पर भी नहीं आए। ना उन्होंने ये कहा कि हम TTP को इस इलाके से मुंतकिल करते हैं, ना उन्होंने ये कहा कि हम TTP को दहशतगर्दाना सरगर्मियां करने नहीं देंगे पाकिस्तान के खिलाफ, ना उन्होंने ये कहा कि ड्यूरेंट लाइन की इस तरफ ये लोग जो है नकल मकानी नहीं करेंगे, मैंने दूर ले जाते हैं। उसके बाद बिरादर इस्लामी ममालिक जिसमें कतर है, जिसमें टर्की है, हमारे साथ खड़े हो गए इस बात पर कि वाकई पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना सरगर्मियां ये TTP कर रही है, जिससे आपकी सिविलियन हो या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो उनका नुकसान होता है। उसके बाद हमने वो ऑपरेशन जो है, अब ये कोई ये कह रहे हैं कि कोई वजीरों के बयानों में तजाद नहीं है,
देखिए पूरे केपीके के जो एरियाज हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी कार्रवाइयां तो चल रही हैं। आप कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वहां से खबर ये ना आए कि दहशतगर्दों ने कोई वहां पर वारदात ना डाली हो। उसको पुरअमन किसने बनाया? इन्हीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बनाया। हमारे जवान शहीद हुए हैं, फौज के सर्विंग मेजर कर्नल शहीद हुए हैं उसमें। तो ये इसको ऐसे पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा तो स्टेक इसमें अफवाज पाकिस्तान का जुड़ा हुआ है कि जरा अगर मुल्क में अमन होगा, बॉर्डर आपके सिक्योर होंगे, फौज पर एक कम प्रेशर होगा, कम जिम्मेदारी होगी। यानी जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाकर भारत को शिकस्त दी है। यानी 70 साल को इस मुल्क को बने हुए हो गए, 78 साल आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी दी। पूरी दुनिया में दुनिया का ताकत तरीन आदमी आपके फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है, वो मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कह के पुकार रहा है। और ये यहाँ पर बैठ गए कि नहीं जी हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा। भाई आप बैठकर मैकेनिज्म बनाएं, जो लोग वहां से माइग्रेट हो रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन क्या अपने बंदोबस्त करना है। आपका डिप्टी कमिश्नर हो, फेडरल गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट फराम करते हैं आपको, कोई आपको एक्स्ट्रा फंड देने, आप उसकी बात हमसे जरूर करें। अगर आप समझते हैं कि नकल मकानी की वजह से एक बहुत सूबाई हुकूमत पे बोझ आ गया है, उसमें हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन आप इस तरीके से मुल्क के इदारों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मुंह में डालेंगे, हुज़ैफा साहब ये आप रोकेंगे कैसे जब वो कहते हैं मैं पख्तूनों का जरगा बुलाऊंगा और आफरीदियों का जरगा बुलाऊंगा? लेकिन चाहे चकज़ई हो, तो ये एक लसानी रंग जाएगा इस मसले पे। अगर कोई फौज पर तनकीद करेगा तो हम उसका जवाब देंगे और हमारी जिम्मेदारी है। ओके नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो अगर एक उसको लसानी रंग पे लेके जाएंगे, वो कहते हैं मैं अफरीदी कौम का जरगा बुलाऊंगा, पख्तूनों का जरगा बुलाऊंगा और इस मसले को नई हिकमत अमली के तहत हल करूंगा, तो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा आपको? अब भाई साहब जब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे होते हैं तो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ऐसा बयान देना है कि मीम्स बनाएं, बयान देना है कि आप मकबूल किस बात से होंगे। देखिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी चाहिए कि वो जिस पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए हैं उस पर बैठकर जिम्मेदारी का सबूत दें, अपने इदारों के बारे में उन्हें स्ट्रेंथन करें। ये ना हो कि ऐसी बात करेंगे जो मकबूल ज्यादा होगी। मैं समझता हूँ कि वो जरगा बुला रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, कोई भी शख्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ रियासत से अबव नहीं हो सकता, कानून से अबव नहीं हो सकता। तो अगर कोई शख्स जो है कानून से अपने आप को अबव करने की कोशिश करेगा तो फिर लॉ ऑफ लैंड जो है एक्टिवेट होगा और ही मस्ट बी टेकन टू द टास्क। नहीं बट अभी तो मसला जो है वो एक उस तरफ जा रहा है ना कि जहां वो इसको ये कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा ज़ाहिर है हम भी एक लिमिट से आगे बात नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरफ वो लेके जा रहे हैं वहाँ लॉ ऑफ द लैंड से ज़्यादा वो पॉलिटिकल नहीं लेके। हाँ सर वो हम उस तरफ नहीं ले जाने देंगे। देखें पाकिस्तान है तो हम सब हैं, कोई भी जमात हो मुस्लिम लीग। ओके आप कहते हैं कि आप उस तरफ ले जाने नहीं देंगे। मैं सुबाइयत या लसानियत की तरफ कोई बंदा लेकर जाएगा तो फिर रियासत से आनी हाथों से निपटेगी, ये काम हम नहीं होने देंगे। ओके शफकत साहब, पीटीआई एक कौमी जमात जो है वो अपने आप को कहती है, इस मसले को एक होलिस्टिक अप्रोच से या एक नेशनल लेवल पर डील करने के क्यों जो है वो इसको एरिया स्पेसिफिक कर कर आपके वज़ीर आला डील कर रहे हैं? और फिर अभी आपने सुनी लिया हुज़ैफा रहमान साहब कह रहे हैं कि उनको फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ डील करेंगे हम अगर इदारों के ख़िलाफ़ कोई मज़मूम साजिश करने की कोशिश की गई या कोई माहौल बनाने की कोशिश की गई। सो क्यों इसको एथनिसिटी की तरफ लेके जा रहे हैं? वज़ीर आला एक सूबे के वो जो नई हिकमत अमली की बात कर रहे हैं वो क्या हिकमत अमली है, किस तरफ ले जा रहे हैं मामलात को आप लोग? भाई साहब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल जमात खुद को कहती नहीं है और बारहा ये साबित कर चुकी है। हाँ बाकी जमातें आप कह सकते हैं कि सूबाई लेवल की रह गई हैं, मुस्लिम लीग नून और पंजाब तक। फिर लसानियत का रंग क्यों है इसके अंदर कि अफरीदी कौम का जरगा बुलाने की बात हो रही है और पख्तूनों का जरगा बुलाने की बात हो रही है? अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो सिंध तक में बात करें आप बिल्कुल, लेकिन मैं आपके उस सवाल का जब आप दावा करते हैं तो उस दावे को पूरा करना होता है ना। चलते मुझे जवाब तो देने दें। अगर आप हुज़ैफा साहब कह रहे हैं ट्रंप जी गो अहेड। मुझसे तो कम अज कम उस आलमी दहशतगर्द के बार बार नाम नहीं लिया जा सकता जिसने इसराइल को 8 बार जिसने वीटो किया है इसराइल में अमन को। मैं तो कम अज कम उसकी की हुई किसी तारीफ को रिपीट नहीं कर सकता, मैं तो की हुई उसकी किसी बात को दोहरा नहीं सकता। मुझ में इतनी सकत नहीं है, ये आप में ही सकत है कि आप उसके बोर्ड में शामिल हो गए हैं और आप हिस्सा बन गए हैं जो हमास को गैर मुसल्लह करने जा रहे हैं, जो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने जा रहे हैं। मैं ट्रंप का बार बार नाम नहीं ले सकता, ये आप लोगों की हिम्मत है। जहां तक बात है सीएम की,
तो कोई मेरी बात सुने भाई साहब, कभी भी वहां के लोगों को इत्मीनान में लिए बगैर आप ना तो ये ऑपरेशन कामयाब हो सकता है और ना ही केपी में अमन कायम हो सकता है। वहां पे एक जिरगा हुआ है जिसमें सारे कबाइल, सारे मशाइख, सारे पॉलिटिकल पार्टी शामिल हुई हैं और उन्होंने भी कुछ कहा था जो हुकूमत ने नहीं सुना। आप भी अगर वहां पे अमन कायम करना है आपने, तो आपको वहां के मकामी लोगों को इत्मीनान में लेना होगा। उनकी भी कोई वो भी कुछ चाहते हैं, वो भी कुछ सोचते हैं। जब तक आप उनको नहीं लेंगे इत्मीनान में, ना तो वहां पे अमन कायम हो सकता है, ना कोई ऑपरेशन कामयाब हो सकता है। ये हकीकत है, इस हकीकत को आपको मानना पड़ेगा और इसको माने बगैर आप आगे नहीं जा सकते। और एक बात का जवाब मैं देता चलूं, जो पहली माइग्रेशन हुई है उसके पैसे अभी तक उन गरीब लोगों को किसी ने नहीं दिए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। फेडरल गवर्नमेंट ने 4-4 लाख फी घराने को पे करना था पहली माइग्रेशन का, वो अभी तक नहीं पे किया। ओके, लेकिन अब देखिए शफकत साहब, मसला ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ऑन बोर्ड लेना, ये बात तो दुरुस्त है क्योंकि वहां तक तो ठीक है कि बातचीत होती रही, सूबाई और वफाकी हुकूमत एक दूसरे से बात करते रहे हैं। लेकिन अब जो इस केस की वो क्या कहना चाहिए कि जो रियलिटी है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने नकल मकानी का नहीं कहा, सूबाई हुकूमत के डीसी ने कहा कि ये नकल मकानी एक्सपेक्टेड है, आप उन्हें फैसिलिटेट करें। आप लोगों ने उसको एज प्रोपेगेंडा यूज किया कि वहां पर चूंकि ऑपरेशन हो रहा है तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, तो वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं बेसिकली। ऑपरेशन तो उन्होंने कहा आईबीओज हो रहे हैं और रियासती इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंतजार तो नहीं करेंगी कि कौन इजाजत देगा तो ऑपरेशन। मैं जरा शफकत साहब सवाल मुकम्मल कर लूं ना। इजाजत तो नहीं देंगी कि यार, इजाजत लें कि यार एक तरफ भाई उनको 25 जनवरी की डेडलाइन देगी कि आपने इलाका खाली करना है। अदरवाइज इस सख्त मौसम में कोई पागल हो गया था कि वो घरों से निकलता और अपने मासूम बच्चों को इस सख्त मौसम के हवाले कर देता। जरा खुद सोचें, क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा खुद से ही निकल पड़े इस मौसम में जब वहां पे बर्फबारी है और इंसानी जिंदगी आम हालात में भी मुश्किल तर हो रही है कि वो रोडों पर आ जाए और वहां से अपने मकान छोड़ दें। ओके, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। आप कह रहे हैं कि जो डीसी सूबाई हुकूमत के मातहत हैं उन्होंने ये गलत रिपोर्ट दी है कि यहाँ नकल मकानी एक्सपेक्टेड है, यही कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि नकल मकानी वहां पे ये जो अब कर रहे हैं लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट है ये मुझे नहीं पता कि जो अब नकल मकानी की जा रही है ये किसके कहने पे की जा रही है। मुझे इतना जवाब हुज़ैफा साहब दे दें बस। ओके, अच्छा हुज़ैफा साहब, वो कहते हैं कि जी आप मकामी लोगों को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो है जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं हो सकता, इसलिए मकामी लोगों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, इसको लसानी रंग ना दें और जब तक उनकी अप्रूवल नहीं होगी या सपोर्ट साथ नहीं होगी तो वो नहीं हो सकता। दूसरा क्या हुज़ैफा साहब, गवर्नर राज या इमरजेंसी जिसकी हुकूमत बार बार बात करती थी, अब उसका आईनी जवाब पैदा होना शुरू हो गया है, आप लोगों के ख्याल? देखिए, मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली कि आप गवर्नर राज या इमरजेंसी की बात करें। जहाँ तक बात रही कि वहाँ के लोगों को कन्विंस करना, देखें आपको पता है कि जब सैलाब आता है तो लोग अपनी जगह नहीं छोड़ रहे होते। हम सेक्शन 144 लगाकर, दफा 144 लगाकर लोगों को जबरदस्ती वहां से बेदखल करते हैं। तो मुझे बताएं कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो लोग इस बात पर कभी कभी कन्विंस नहीं हो पाते कि उनकी इन रस्तों से दहशतगर्द आते हैं या पनाहें लेते हैं, उसके पूरे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। कुछ लोग लॉजिक में आ भी जाते हैं, लेकिन हमने चंद 100 लोगों के पीछे 26 करोड़ के मुल्क का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो तो दाव पर नहीं लगाना। हम उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं। हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत भी हमारा साथ दे, वो लोग भी हमारे हैं। जितना केपीके में प्यारा है उतना पंजाब प्यारा है, उतना ही सिर्फ प्यारा है। लेकिन ये हुज़ैफा साहब इतना बता दें कि आप करवा रहे हैं ना, तो मान जाए बात। आपके नहीं, हम नकल मकानी नहीं करा रहे, हम सिर्फ ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर उस ऑपरेशन के वजह से या वहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की वजह से लोग खुद माइग्रेशन कर रहे हैं, तो उस माइग्रेशन के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि हम बाय फोर्स उनकी नकल मकानी करा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि कहीं नकल मकानी मकसूद भी है, वहां का डिप्टी कमिश्नर हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, हम पूरा असिस्ट करें। नादरा का जितना भी उसमें रोल हो सकता है वो हम बीच में लेकर आए, हमारे इंटीरियर का रोल है वो लेकर आए और लोगों को असिस्ट करें, बजाय ये कि हम दोनों जमातें सियासत चमकाएं। हम कहें ये ऑपरेशन होना चाहिए, आपका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए।
हम दोनों जमातें मिलकर ऑपरेशन भी हो और लोगों को बेहतरीन फैसिलिटेशन भी फराहम करें, उन्हें बेहतर असिस्ट भी करें। लेकिन ये तो नहीं कि मैं ना मानू वाली पॉलिसी हो कि टूट तो सकता हूं मगर लचक सकता नहीं। जब आप ऐसी जिम्मेदार पोजीशंस पर होते हैं तो आपने देखना होता है कि रियासत का मफाद कहां पर है और आपने अपनी रियासत के मफाद को जो है मुकदम रखना होता है। वो रियासत का ऐसा नहीं है, वो जो लोग वहां पे मौजूद हैं और जिनके बच्चे आज बैठे हुए हैं, क्या ये ऑपरेशन भी अगर करना है तो 1 महीना 1.5 महीना लेट नहीं हो सकता? अगर 2 साल से नहीं हुआ, 1 महीना क्या हम लेट कर लेते तो नहीं, ये 1 महीना से तो ऑपरेशन, ये तो ऑपरेशन हजारों लोगों की जिंदगी लगा दी। पिछले 5-6 माह से हमने हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी और उन्हें इस सख्त मौसम के हवाले कर दी है। पिछले 5-6 महीने से ही आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं, दहशतगर्दों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। आप यानी ये देख रहे हैं कि गिलाज़ादा खाली है, ये नहीं देख रहे गिलाज़ादा भरा हुआ है। जो फौजी जवान जो है डेरा गाजी खान या दायरा दीन पना का रहने वाला है और 3-3 फुट बर्फ के अंदर जाकर वो ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। अगर वो कैप्टन मेजर कर्नल शहीद इसमें हो रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं है। जो चंद सौ लोग डीसी और गवर्नमेंट की सपोर्ट से माइग्रेट हो सकते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? जाफर साहब, हमारे साथ मसला ये है कि हम सिर्फ पंजाब को पाकिस्तान समझते हैं, वहां के लोगों को इंसान नहीं समझते, उनको खुदारा इंसान समझे। वो भी जो केपी के लोग हैं, पाकिस्तानी उतने ही प्यारे हैं, केपी के लोग हम जैसे ही पाकिस्तानी हैं। हम पंजाब, हम जितना पंजाब से मोहब्बत करते हैं उससे डबल केपी के से मोहब्बत करते हैं। मैं कह रहा हूँ जितने हम पाकिस्तानी हैं इतने वो भी पाकिस्तानी है। मैं इससे एग्री करता हूं, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं। फिर उनके भी कोई हकूक हैं, उनके भी मसाइल का हमने ख्याल रखना है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आप उन लोगों के हकूक या उन लोगों की मजलूमियत को आगे रखकर तहरीक इंसाफ और उसका वज़ीर आला खुदारा सियासत ना करें। आप लोग मेहरबानी फरमाकर इस ऑपरेशन को पूरी सपोर्ट दें, पूरा फैसिलिटेट करें, पूरा असिस्ट करें और केपीके में बात करेंगे तो आप इसको सियासत करेंगे। नहीं, सियासत तो आप कर रहे हैं। वहां का लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला डेरा इस्माइल खान में मगरिब के बाद नहीं निकल सकता था। वहां का लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। अगर आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विद सपोर्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट उसको रिइंस्टेट कर रही हैं या ऑपरेशन कर रही हैं, तो उसके बाद आप उसको जो है कंट्रोवर्सी डेवलप कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी डेवलप नहीं होनी चाहिए। लेकिन शफकत साहब, ये मुझे बताइएगा कि अगर जो स्टांस इस वक्त आप रख के बैठे हैं, क्योंकि अभी मैं इस बहस में नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो एक सियासी फैसला है, ये वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं आपको वेदर के, लेकिन मैं आपको जरा वेदर के कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि जो आप ठीक है, मुझे तो इतना इन तीनों में से जो ठीक है उसको पूछ के बता दें जाफर साहब से कि ये 3 बंदे इनके मेन बंदे हैं, इनमें से ठीक कौन है और गलत कौन है। थैंक यू सो मच शफकत अवान साहब और हुज़ैफा का बहुत शुक्रिया। ये सूबाई और वफाकी हुकूमत का डिसीजन होगा कि वो कैसे इस मसले को हैंडल करते हैं और जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है उसमें जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यह है कि जो तीरा के अंदर दहशतगर्दी की वजह से या दीगर इलाकों के अंदर, खैबर के या दीगर इलाकों के अंदर पाकिस्तान के जहाँ दहशतगर्दी के इशूज़ हैं वहाँ पर IBOs के ज़रिए ये एक्शंस किए जा रहे हैं। अलबत्ता वेदर रिलेटेड एक चीज़ टेक्निकल है और वो टेक्निकल ये है क्योंकि अगर ये वेदर गुजर जाता है तो उसके बाद जो वहाँ से तश्कीलें आती हैं वो गेन करती हैं और वो उसके बाद अपनी नई स्ट्रैटेजी और नए प्लान के साथ आकर वेदर का एडवांटेज लेकर अपनी फुटिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसके बाद वो एक नया ऑनस्लॉट शुरू करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तानीज़। सो ये जो टेक्निकल बात है इसको अगर जमातें या हुकूमतें मिलकर तरीके से समझकर हल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि वेदर का एडवांटेज लेके वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद जो हम कुछ अरसे बाद एक वेव देखते हैं टेररिज्म की, वो इस तरीके से अपनी रूट्स बनाते हैं। बाकी जो सियासी मामलात हैं वो ये एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखना ये है कि जिस तरफ चीज़ों को ले जा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में इस्लामाबाद आने का इंदिया दे रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, क्या हुकूमत वहाँ पर गवर्नर राज लगा देगी, कोई इमरजेंसी लगा देगी, और अगर वो इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो ज़ाहिर है जो अपेरेंटली इस वक्त इन्वायरमेंट बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि उनके बानी की रिहाई का माहौल नहीं बन पा रहा, उनकी मुलाकात का माहौल नहीं बन पा रहा। सो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि PTI की स्ट्रैटेजी है कि अगर इस मामले पर जुआ खेला जाए और हुकूमत भी दाव पे लगती है तो लगा दी जाए, लेकिन सियासत को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो वफाकी हुकूमत कब तक जो है
इस मसले को लिंगर ऑन करेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मामला खिंच के कहाँ तक जाता है, क्योंकि अब काफ़ी पहले से ज़्यादा बात आगे निकल चुकी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली तो ये कि आईसीसी में जो बांग्लादेश की टीम है उसने खेलने से इनकार किया, उसको निकाल दिया गया। स्कॉटलैंड की टीम को इन कर लिया गया, हालांकि वो आईसीसी की रेगुलर मेंबर हैं। भारत क्रिकेट के अंदर भी सियासत को लाया हुआ है पिछले कुछ अरसे से, और वो मुतासर कर रहा है हर उस मुल्क को जिससे उसका इख्तलाफ है। रीजनल कंट्रीज़ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और क्रिकेट के अंदर उसकी मोनोपली सबको पता है कि किस लेवल की है। सो पाकिस्तान भी जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद भारत से मैच ना खेले, और उसके बारे में कहा जाता है कि 60 to 70 मिलियन डॉलर्स का लॉस हो सकता है अगर ये मैच ना हो। तो क्या होने जा रहा है, क्रिकेट के मैदान को भी पोल्यूट किया है भारत ने। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियां हैं उसका तस्करा इंटरनेशनल मैगजीन्स के अंदर, पेपर्स के अंदर हो रहा है। द डिप्लोमेट के अंदर जो स्टोरी आई है जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने एंडोर्स किया है अमेरिका की सालिसी को, प्रेसिडेंट ट्रंप की सालिसी को, जो मीडिएशन उन्होंने कराई है इंडिया ने डिनाई किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान करीब हो गया। पाकिस्तान को F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए अप्रूवल मिल गया, लेकिन इंडिया जो है वो हैवी टैरिफ फेस कर रहा है। इसी तरह और कुछ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से भारत को जो है वो अब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बोर्ड ऑफ पीस का मामला जो है उसके अंदर भी एक ट्रबल अब ये है कि शायद कश्मीर का मसला भी ना आ जाए, तो भारत एब्सटेन कर रहा है उसको। भारत उसके अंदर होने के बावजूद सेरेमनी में मौजूद नहीं था। 59 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर, लेकिन 19 थी जो साइनिंग सेरेमनी के अंदर मौजूद थी। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने अपनी जो डिप्लोमेटिक कार्ड्स हैं वो बड़े बेहतर खेले हैं, और भारत जो है वो अपने लिए ट्रबल क्रिएट किए जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये डेवलपमेंट्स आप सारी देख रहे होंगे, मैं ज़रा वन बाय वन करता हूँ। पहले ज़रा क्रिकेट के मामले पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया, अभी पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड है कि शायद पाकिस्तान भी इस पर अपना रिएक्शन देगा और नहीं खेलेगा। तो ये जो पॉलिटिक्स अपनी ले आया है वो भारत, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डायलॉग हो, और अब क्रिकेट के अंदर भी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है रीजन पर और स्पोर्ट्स पर भी? बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री देखें ना और ओरिजिन देखें कि स्पोर्ट्स बनी क्यों थी। स्पोर्ट्स इसलिए बनी थी, या इंसानों ने सोचा कि खेल होना चाहिए ताकि आपकी जो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, और जहां जहां दुनिया में कोई गलत होता था, स्पोर्ट्स एक जरिया होता था अपनी एग्रेशन को एक लीगल, एक मैनेज तरीके से निकालने का, और एक गुडविल क्रिएट करने का, एक कोलैबोरेशन देने का इंसानों का। ये एक हेल्दी कंपटीशन देती थी स्पोर्ट्स, ये इसकी स्पिरिट थी। बदकिस्मती से इंडिया ने ऑपोजिट कर दिया, यानी कि जो टेंशन इससे हमने कम करनी थी, एक गुडविल क्रिएट करनी थी, इन्होंने स्पोर्ट्स की जो टेंशन थी उसको कैरी करके पॉलिटिक्स में लाकर भर दिया, उसको बॉर्डर्स का मसला बना दिया, उसको दुश्मनी दोस्ती में कन्वर्ट कर दिया। अभी नहीं है, आप मोहसिन नकवी साहब जब ट्रॉफी देने गए थे तो वो उन्होंने ट्रॉफी लेने लास्ट इनकार कर दिया जो इंडियन टीम ने। वो क्या जेस्चर था? यानी हमने ऑल द वे देखा, पहली दफा दुनिया ने देखा कि एक ऐसा मुल्क जो जीता हुआ है उसकी ट्रॉफी डिजर्व करता है, लेकिन उन्होंने उसका बायकॉट करके ये शो किया कि हमने पाकिस्तानी जो हेड है पीसीबी के उनसे नहीं लेनी। फिर दुनिया ने देखा, कमेंट किया। चिश्ती साहब, मुझे ये बताएं, ये जो इजाज़त दी है हसीना वाजिद को इन्होंने दिल्ली में ख़िताब करने की, और उन्होंने जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ लोगों को उभारा है, बगावत के लिए उकसाया है। ये जो आईसीसी के मेंबर्स हैं जिसमें यूके इंग्लिश टीम भी है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी है, क्या ये इसको इग्नोर कर सकते हैं कि इंडिया जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है? देखिए, ये शायद जोम इंडिया को भी है कि जो हम करते हैं वही ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तो समझ आती है, वो सुपर पावर है, वो हेड कर रहे हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, वो जिसको चाहते हैं कि आदर तुम मेरी तरफ हो या मेरे खिलाफ हो। तो इंडिया ने भी बड़ा आजमाया था बड़े सालों तक। बाय द वे, डिकेड्स में सिर्फ एक पाकिस्तान ही था, आप एग्री करेंगे अब्बासी साहब, कि पाकिस्तान था जो इंडिया के खिलाफ एक स्टैंड लेता था। ट्रेडिशनली पिछली 2-3 दहाइयों में क्या था, इंडिया के जो नेबरिंग मुल्क हैं, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है,
तमाम के तमाम वो एज्यूम करते थे इंडियंस कि ऑब्वियसली हम सब सर्विएंट हैं, ये सारे हमारे, हम जो कहेंगे वही होगा। ये पाकिस्तान ने हमेशा स्टैंड लिया, इस दफा बांग्लादेश ने ले लिया, खासतौर पर उनके लोगों ने ले लिया, किसी हुकूमत ने तो लिया नहीं। तो ये इंडिया को ज़ाहिर है भा नहीं रही, और वो भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी बनती है दोनों तरफ से। आप देखिए इनकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया टेंशन में है मिलिटरीली भी। तो आई थिंक वो हर वो चीज करने गुजरेंगे। अभी ये हसीना वाजिद का जो खिताब करने का, ये तो मुझे लगता है ओपनिंग है। वो हर वो अमल करेंगे या वो एक्ट करेंगे जिसके अंदर उनको लगेगा कि हमारी रीगेन वो हो जाएगी मोनोपोली जो बांग्लादेश के ऊपर थी। ओके, सो ये जो डिप्लोमेट की स्टोरी है, डिप्लोमेट जिस तरह बता रहा है कि पाकिस्तान ने उसको एडवांटेज में कन्वर्ट किया, लेकिन इंडिया जो है वो मजीद आइसोलेशन में गया या डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है उसका अमेरिका के साथ। सो अब क्या अमेरिका से जो मगरबी ममालिक आजकल नाराज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, उनका भी जो चल रहा है मामला, क्या इंडिया उसका एडवांटेज लेना चाहेगा वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड लेकर और उनके साथ अलाइन होना चाहेगा, या ये मुश्किल होगा अमेरिका की नाराज़गी लेकर या अमेरिका से इख्तलाफ बरकरार रखकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्लोज हो जाना और अमेरिका के साथ अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रखना? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? भाई साहब, मेरा मानना तो ये है कि इंडिया भी और वेस्टर्न मुल्क भी और नेटो ममालिक भी जो इंगेज कर रहे हैं इस वक्त, चाइना के साथ, रशिया के साथ भी कुछ कर रहे हैं, क्लोज कोलैबोरेशन चल रही है। कनाडा भी बड़ी इंक्लिनेशन दिखा रहा है वेस्ट की तरफ और खासतौर पर रूस और चाइना की तरफ। इंग्लैंड ने भी कहा है कि जी हम इस तरफ जा रहे हैं, इंडिया भी वही कर रहा है। एक तो इंडिया ये समझ रहा है, मेरा मानना ये है कि इंडिया ये समझ रहा है कि ये मुल्क रियल सेंस में स्विच कर जाएंगे तो मैं भी उसी में ही एक इंटरप्रिटेशन कर लें या एक एडवांटेज नेगोशिएशन की मिल लें या माइलेज मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता मिलने वाली है। पहली बात तो ये है। दूसरी ये मिलने वाली बात है कि इंडिया की मजबूरी उस तरह नहीं है जो वेस्ट की है। वेस्ट की मजबूरी ये रही है कि उन्होंने जब 1951 में नेटो बना तो ऑलमोस्ट सारा डिफेंस आउटसोर्स कर दिया तमाम वेस्टर्न मुल्कों ने मोस्ट ऑफ द टाइम। उन्होंने कोई खास सिंबॉलिक फोर्सेस रखने के अलावा मिलिट्री अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई, क्योंकि अमेरिका कहता था कि जब नेटो है और मैं हूं तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है। उन मुल्कों ने अब रियलाइज किया कि शायद हमने वो गलती की थी। इंडिया ने तो ऐसी कोई गलती नहीं की, उन्होंने तो बहुत बड़ी आर्म फोर्सेस बनाई हुई हैं, तो इनकी डिपेंडेंसी तो है ही नहीं। इनको ना चाइना की तरफ जाने की जरूरत है ना रशिया की तरफ जाने की जरूरत है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और फैक्टर बड़ा ज़हन में हमें जरूर रखना चाहिए कि इंडिया की जो इस वक्त ट्रेड है अमेरिका के साथ वो तकरीबन $145 बिलियन है। $145 बिलियन पाकिस्तान की $8.5-9 बिलियन के करीब है। जरा विजुलाइज कर लें कितना फर्क है हमारा इंडिया का। आया इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई अफोर्ड कर सकता है कि एक टैरिफ भी लगवाता रहे और फिर रशिया की तरफ या चाइना की तरफ या वेस्ट की तरफ झुकाव करके या उनके साथ टीम अप होके एक बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज करके अमेरिका को प्रेशर में डाल सके? मेरा नहीं ख्याल। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जरूर एक गेम ऑफ नर्व्स खेलते हैं, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज को कह लें या अपने बयानात को देख के कह लें, वो इसे थ्रेट के तौर पर यूज करते हैं एक अपनी अनसर्टेनिटी को। यानी जितना वो अनसर्टेनिटी शो करते हैं, ईरान को कहा लॉक्ड एंड लोडेड जहाज खड़े हैं हमारे, हमें मदद आया चाह रही है किसी वक्त भी ईरानियों को, यानी वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी अपनी को एज ए स्ट्रेटेजिक टूल यूज करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जब वो नहीं इस्तेमाल कर पाते तो फिर खुद स्पेस दे देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया के लिए ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी कि यूरोप तो शायद बच निकलेगा, क्योंकि वो इतने सालों से ऑलमोस्ट 70-80 सालों से ऑलमोस्ट एलाए हैं नेटो में उनके। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया अपने लिए और मुश्किल करेगा। उनको समझनी चाहिए कि इंडिया की पोजीशन वेस्ट या यूरोप वाली नहीं है। ओके, टुवर्ड्स द वेरी एंड बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन यूएई एंड इंडिया, इज देयर एनीथिंग अलार्मिंग इन दिस फॉर अस? देखिए भाई साहब, मैं तो हमेशा से इस पे बहुत कूल प्ले करता हूँ। कूल इस तरह प्ले करता हूँ कि देखिए हर मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट होती है, इसमें कोई किसी की ऑब्लिगेशन नहीं लेता। यूएई को नेशनल इंटरेस्ट लगा होगा तो उन्होंने इंडिया को एंगेज कर लिया। हमारे साथ सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तो उन्होंने 28 लाख इंडियंस को तो नहीं निकाल दिया सऊदी अरब ने, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट हो गया तो 28 लाख इंडिया वापस चले जाए। उन्होंने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में इंडियंस को रखा हुआ है कि उनका कारोबार चलता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं, व्हाटएवर। तो हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ज करता है। पहला सवाल का जवाब तो ये है। दूसरा इसके ऊपर ये है, डेफिनेटली हमें ये अफसोसनाक बात ये हुई है कि एक ब्रदर मुल्क हमारे साथ एंगेज करता है और एक और ब्रदर मुल्क जिसको हम बहुत ही क्लेम भी करते हैं और हकीकत में भी ऐसा ही है कि यूएई जो है वो इंतहाई हमारे करीब है। अभी वो रिसेंटली उनके होकर गए हैं एमबी से, और चंद ही लम्हों में जाकर वो ऑफ ऑल द कंट्रीज इंडिया के साथ जाके कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो ये
फूड फॉर थॉट तो जरूर है कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से वो कंपेल हो गए कि जाके उन्होंने नो अदर देन एनी अदर कंट्री इंडिया को जाके एंगेज कर लिया। ये मेरे लिए हैरान कुन जरूर है, लेकिन मैं उस पर कंसर्न या वो नहीं, परेशान नहीं हूं, क्योंकि वो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखा होगा। राइट, थैंक यू सो मच। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है, अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स खेल रहा है, इंडिया अपने खेल रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो है वो किसको उसका ज़्यादा फ्रूट मिलता है। अपेरेंटली इस वक्त पाकिस्तान बहुत बेटर पोजीशन में है, जो डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने अडॉप्ट की है, और इंडिया जो है वो उसकी पॉलिसीज़ फॉरेन पॉलिसीज़ प्रेशर में है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।